नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे ज़रूरी उपयोगी पीडीएफ नोट्स यहां पर प्रोवाइड करा जाते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट की हर तरह से यहां पर मदद की जाती है, जो यहां पर पॉसिबल होती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आईटी लॉ के महा मैराथन क्लास के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम अपलोड करा चुके हैं और करीब उस पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने रिस्पांस दिया है और अच्छा है। इसी तरह से आप अपना रिस्पांस देते जाइए और इसी तरह से हम आपको तैयारी वगैरह कराते जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है एक रूप से, और फुल पार्ट है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देखिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, यानी कि जो डेट है वो आगे जा सकती है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पर देखो डेट आगे जाए या पीछे जाए, आपको क्या करना है, सिर्फ तैयारी करनी है भाई। किसी भी वक्त आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एक और चांस मिल जाता है कि आपको तैयारी जो हो और अच्छी तरह से कर ली जाए। अगर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं तो आपको जो तैयारी का मौका है वो और बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। ये ना सोचे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, पढ़ लेंगे, जो होगा सो होगा। भाई देखो, फाइनल सेमेस्टर है और हम नहीं चाहते कि आप फाइनल सेमेस्टर में 2 मार्कशीट लेकर इधर-उधर घूमें। क्योंकि अगर आपकी फाइनल सेमेस्टर में बैक लग जाती है, तो आपको बेसिकली पता होगा कि आपको बैक वाली मार्कशीट अलग दी जाती है और एक मार्कशीट अलग दी जाती है। यानी कि पॉलिटेक्निक की फाइनल सेमेस्टर पर एक तरह से आपका एक मार्क लग के रह जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि तैयारी कीजिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? तो आई होप आपको ये जो हमने बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखो भाई, जितने भी स्टूडेंट आईटी लॉ के हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि भाई आपका फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईआईटी लॉ के जो सेकंड पार्ट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस वगैरह हमने कराए थे और जो क्वेश्चंस आपसे रह गए थे सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर क्लियर करा देंगे। पूरा आपका सिलेबस इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है और आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत ही जल्द आपकी इसकी महा मैराथन क्लास की एक लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर लिए गए हैं। वो क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? पहला क्वेश्चंस तो आपसे यही पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, कि डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट में आखिर में अंतर क्या होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में आखिर में क्या अंतर होता है। पहली बात तो ये, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हर कोई स्टूडेंट जानता होगा आखिर में डिजिटल सिग्नेचर होते क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनके आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे आखिर में डिजिटल सिग्नेचर का महत्व क्या होता है। पहला पॉइंट है कि डिजिटल हस्ताक्षर, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर का मतलब होता है डिजिटल, हस्ताक्षर का मतलब होता है सिग्नेचर, और डिजिटल का मतलब आपको पता ही है डिजिटल एक गणितीय तकनीक है। यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल टेक्निक जिसका प्रयोग किसी मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन तथा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसके लिए किया जाता है भाई? मैसेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन तथा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर नजर डालिए, कि डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर हाथ के द्वारा किए गए हस्ताक्षर की हस्ताक्षर के समान ही होते हैं। यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और जो आपके हैंड रिलेटेड सिग्नेचर होते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक दूसरे के समान ही होते हैं। परंतु हाथ के द्वारा किए गए हस्ताक्षर में उतनी विश्वसनीयता तथा सिक्योरिटी नहीं होती है, जबकि डिजिटल सिग्नेचर में काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है कि डिजिटल सिग्नेचर यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और यह मैसेज किस व्यक्ति ने भेजा है तथा यह मैसेज
बदला हुआ है यानी कि अल्टरेट है या नहीं, ये भी आपको डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से देखने के लिए मिल जाता है। चौथा पॉइंट है कि डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की विधि पर आधारित होता है। इसमें दो कीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मैसेज को इनक्रिप्ट करने वाली की को पब्लिक की के लिए रखा जाता है, और जो मैसेज को डिक्रिप्ट करने वाली की होती है उसे यहाँ पर सीक्रेट रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा पॉइंट है कि डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि OLX हो गई, शॉप क्लाउस हो गई तथा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किया जाता है, जिससे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर माना जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको बता होगा डिजिटल सिग्नेचर कुछ इस तरह से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये एक सिग्नेचर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। जो डिजिटल सिग्नेचर है जब ये ग्रीन हो जाता है तो यहाँ पर पूर्ण रूप से डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। कुछ इस तरह का मार्क आपको इस पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डिजिटल सिग्नेचर आखिर में क्यों जरूरी है, यानी कि वाई डिजिटल सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इसके ज़्यादातर तीन कारण हमको ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो आपको मैसेज ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब वेरीफायर डिजिटल सिग्नेचर को सेंड की पब्लिक की को वैलिडेट करता है तो वह आश्वस्त हो जाता है कि सिग्नेचर केवल सेंडर द्वारा क्रिएट की गई है। दूसरा पॉइंट है कि कट कॉस्ट, पेपर और प्रिंटिंग महंगे हो सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से कागज के कचरे को कम करके पैसों की बचत भी हो सकती है। इसमें ना केवल प्रिंटिंग की कीमत कम हो जाएगी बल्कि कॉन्फिडेंशियल फाइलों की जो वास्तविक प्रोक्योर प्रोक्योरमेंट जो होती है और प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी खर्च होते हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। यह पर्यावरणीय कचरे को कम करने में भी मदद करता है आपका डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए कोरियर मेल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें इम्प्रूव डिजिटल वर्क फ्लो एंड सेव टाइम। कभी कभी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट कभी भी कहीं भी तुरंत भेजे जा सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है वो सेव होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है। आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या अंतर है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर एक सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, यानी कि एक सिग्नेचर होता है जो हमारा हैंड राइटिंग होता है, उसका कुछ डिजिटल होता है जिसे हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी डॉक्यूमेंट को हाथ से किए गए सिग्नेचर प्रमाणित करते हैं, वैसे डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करते हैं। और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि DSC को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचान साबित करने के लिए इंटरनेट पर सर्विसेज एक्सेस करने या डिजिटल डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करने के लिए यहाँ पर इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हो रहे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में यूजर की पहचान जैसे कि नाम हो गया, उसका पिन कोड हो गया, देश, ईमेल एड्रेस, सर्टिफिकेट जारी किए जाने वाली तारीख और प्रमाणित करने वाली अधिकारी का नाम के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर शामिल होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ पर होती है। भाई देखो ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहला तो इनकम टैक्स के लिए जब हम रिटर्न्स का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी कंपनी और इन कॉर्पोरेशन के लिए ई फिलिंग का जब फॉर्म भरते हैं तब भी हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर चार्टेड अकाउंट्स कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा ई अटेस्टेशन के लिए यहाँ पर ई डिजिटल सिग्नेचर का यूज करता है। और गवर्नमेंट टेंडेंट के लिए ई फिलिंग जब करते हैं तब भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। एग्रीमेंट और कंटेंट के लिए ई साइनिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है डिजिटल सिग्नेचर वर्सेस डिजिटल सर्टिफिकेट। और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आखिर में इन दोनों में क्या अंतर होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन क्या है MD5 जिसे बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट 5। आखिर में क्या होता है, MD5 का पूरा नाम मैसेज डाइजेस्ट 5 होता है। और इसे 1991 में एक रोनाल्ड रिवेस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका डेवलपमेंट यानी कि उन्होंने इसे आविष्कार किया था। और MD5 एक क्रिप्टोग्राफिक
हैज़ एल्गोरिदम है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हैश वैल्यू को प्रोड्यूस करती है। MD5 एल्गोरिदम 1 से 28 बिट हैश वैल्यू को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, और MD2 और एक MD5 भी मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम होती हैं, लेकिन ये पुरानी एल्गोरिदम है, जबकि MD5 है वो तीसरा एल्गोरिदम है और ये एक बिल्कुल लेटेस्ट एल्गोरिदम होता है। MD2 तथा MD5 का जो स्ट्रक्चर है वो MD5 की तरह ही समान है, परंतु MD2 जो एल्गोरिदम है का प्रयोग 8 बिट मशीन में किया जाता है और MD5 का 32 बिट मशीन में किया जाता है। MD5 MD4 की तरह ही फास्ट नहीं है, परंतु ये MD5 से ज़्यादा सिक्योर होती है। तो आई होप आपको ये MD5 भी छोटा सा टॉपिक है, जो आपको आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। MD5 आपको यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, एक मैसेज डाइजेस्ट प्रोग्राम होता है और इसे 1991 में रोनाल्ड रिवेस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। और MD5 एक क्रिप्टोग्राफिक हैज एल्गोरिदम है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हैज वैल्यू को प्रोड्यूस करने का काम करती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंप्यूटर वायरस। वायरस से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जो हमने आपके जो अनसोल्ड पेपर होता है उसमें देखे थे। उसी के आधार पर यहाँ पर वायरस जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो यहाँ पर हमने कवर किया है। तो आखिर में कंप्यूटर वायरस आखिर में होता क्या है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। वायरस वायरस का अगर हिंदी बात करें अनुवाद के रूप में, तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। अब विषाणु क्या होगा तो आपको पता होगा कि आखिर में विषाणु क्या होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक तरह के विषाणु होते हैं, यानी कि एक तरह के वायरस होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर पूरा क्या है पूरा पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में मौजूद जितना भी हमारा डेटा होता है और जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है। यानी कि कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर के डेटा को बुरी तरह से नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस का पूरा नाम आपको यहाँ पर बेसिकली पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को वायरस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। उसके बाद यहाँ पर जब एक वायरस कंप्यूटर में आ जाता है, तो यह ओपन अपने आप ही पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है, यानी कि विषाणु की तरह ही इसका वर्किंग होती है और कंप्यूटर में मौजूद सारे प्रोग्राम्स को ये करप्ट कर देता है। वायरस का काम कंप्यूटर के डेटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना और डेटा को मॉडिफाई करना होता है। वायरस के पास अपनी खुद की एक कॉपी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि ये जो वायरस होता है यानी कि एक तरीके का कॉपी होता है। यानी कि कॉपी का मतलब होता है, जब भी हम कॉपी पेस्ट वगैरह आपने किया होगा कि एक फाइल को आप दूसरी फाइल अगर दूसरे फोल्डर में जाते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, और ठीक इसी का सिद्धांत होता है कॉपी। यानी कि जब भी ये वायरस जो होता है हमारे सिस्टम पर अटैक करता है, यानी कि जिस सिस्टम पर अटैक करेगा वो सिस्टम में वायरस हो जाएंगे और फिर उस सिस्टम के वायरस दूसरे सिस्टम पर अटैक करेंगे, जिसके कारण यह कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर को आसानी से फैल जाता है। कंप्यूटर वायरस को सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप ऑटोमेटिक फैलता जाता है। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको स्लो कर देना। सबसे पहला जो कंप्यूटर था आपको बेसिकली पता होगा, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को सन 1971 में एक रॉबर्ट थॉमस वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इसका डेवलपमेंट किया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने क्रीपर। आपको विशेष ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चंस पूछा सकता है और किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस आपको विशेष ध्यान से रखना है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस था वो किसने बनाया था और किस सन में बनाया था और उसका क्या नाम था। तो आपको बता दें, कंप्यूटर वायरस 1971 में रॉबर्ट थॉमस वैज्ञानिक ने इसका डेवलपमेंट किया था और जिसका नाम था क्रीपर। उसके बाद आजकल बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम अपने डिवाइस या कंप्यूटर को वायरस से आसानी से सिक्योर रख सकते हैं। एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरह से स्कैन करता है और जब भी उसे कोई वायरस मिलता है तो वह उसे उसी समय डिलीट कर देता है। कुछ प्रसिद्ध एंटीवायरस हैं जो आजकल मार्केट में ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ एंटीवायरस जो हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपका अवास्ट हो गया, क्यूक हेल हो गया, और आपका MCP हो गया, और आपका केसपरी आदि हो गए। ये कुछ एंटीवायरस हैं जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएं।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका थ्रेड्स। भाई देखो कंप्यूटर में थ्रेड्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनके बारे में विशेष रूप से बात कर लेते हैं। थ्रेड्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थ्रेड से रिलेटेड आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थ्रेड आखिर में क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसकी डेफिनेशन। यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक कंप्यूटर थ्रेड संभावित खतरा होता है, यानी कि एक डेंजर होता है आपका थ्रेड जो कि किसी वल्जर पेरिटी का फायदा उठाकर सिक्योरिटी को तोड़ सकता है और बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि जो आपका थ्रेट होता है वो एक तरह का वायरस के ही तरह होता है, यानी कि लेकिन जो इसका जो अटैक है वो वायरस से ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे डेटा का लॉस हो जाता है और जो हमारा सिस्टम होता है वो फिजिकली डैमेज हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने का सबसे पहला कदम होता है थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि थ्रेट को पहचानना। और सिक्योरिटी थ्रेट एक प्रकार का रिस्क होता है जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें हमारे सिस्टम का डेटा चोरी हो सकता है या फिर वायरस का अटैक करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। वो क्या हैं? पहले तो आपका नॉन फिजिकल थ्रेट होता है और एक होता है फिजिकल थ्रेट्स। दोनों के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिर में क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन फिजिकल थ्रेट की, तो नॉन फिजिकल थ्रेट जो होता है वो लॉजिकल थ्रेट भी इसे कहते हैं और इसमें अटैक जो है वो वह वायरस या बॉम्ब्स या ट्रोजन हॉर्स आदि के द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारे यूजर्स ये सोचते होंगे कि वायरस या बॉम्ब्स तथा ट्रोजन हॉर्स सभी एक ही हैं, लेकिन ये सभी समान नहीं है। केवल इनमें एक समानता यही होती है कि ये सभी मिलेशियस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ थ्रेड्स जो नॉन फिजिकल थ्रेड्स हैं उनके कुछ टाइप्स वगैरह दिए गए हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका वायरस हो गया नॉन फिजिकल थ्रेट्स के अंदर आता है, और आपका ट्रोजन्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, की लॉगर्स हो गया, एडवेयर हो गया, और डोनियल ऑफ सर्विस अटैक जो आपने पढ़ा था डॉस वो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि एक डी डॉस होता है, एक होता है आपका फिशिंग, और कुछ अन्य कंप्यूटर खतरे होते हैं जो आपको नॉन फिजिकल थ्रेट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर दिए गए इन सभी थ्रेड से कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए, और डीडोस अटैक से बचने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन या प्रिवेंटिव सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी टाइप है आपका फिजिकल थ्रेट, और फिजिकल थ्रेट भी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी कि इसमें आग लगना, पावर सप्लाई का अनस्टेबल होना, कैमरे का ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का होना आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ बाहरी रूप से किए जाने वाले कार्य होते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत बिजली गिरना, बाढ़ आना, भूकंप आना आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद होता है हुबे। इसमें किसी मनुष्य के द्वारा चोरी करना, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना या गलती से सिस्टम को तोड़ देना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 साइबर एथिक्स। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर एथिक्स आखिर में क्या होते हैं, और इसे हिंदी में साइबर नैतिकता बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं, साइबर एथिक्स आखिर में क्या होता है। साइबर एथिक्स यानी कि साइबर नैतिकता कंप्यूटर से संबंधित एथिक्स का एक दार्शनिक अध्ययन यानी कि स्टडी है, और यह यूजर्स के व्यवहार को कवर करता है। व्यवहार का होता है मतलब होता है व्यवहार, यानी कि ये यूजर्स के व्यवहार के बारे में हमें कवर करता है, तथा कंप्यूटर को किस काम को करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और यह किसी समाज या व्यक्ति को कैसे इफेक्टिव करता है, यह इसमें सब कुछ शामिल होता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि साइबर साइबर एथिक्स का क्या अर्थ है, तो इंटरनेट का प्रयोग जिम्मेदारी से करना, यही इसका एक छोटी सी लाइंस में इसका अर्थ हो सकता है। वर्षों तक बहुत सारे सरकारों ने नियम बनाए हैं, जबकि संगठनों ने साइबर एथिक्स की पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत सारे बच्चे करने लगे हैं, तो इन बच्चों को इसके खतरे के बारे में बताना पहले से बहुत ज़रूरी हो गया है। टीन एजर्स, इसका मतलब होता है किशोर अवस्था वाले।
किशोर अवस्था से बात करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो किसी का लेक्चर ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे इसे हर तरह से सुलझा लेंगे। यही कारण है कि कम उम्र में उपयुक्त साइबर एथिक्स को स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग का जो एथिक्स होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग में क्या क्या इश्यू वगैरह आते हैं। तो कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि ज़्यादातर लोग खासकर बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन किसी भी चीज़ जो उन्हें चाहिए उसे सर्च करते हैं, यानी कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। वे सोचते होंगे कि ऐसा सभी लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। और दूसरे व्यक्ति की सामग्री को कॉपी करके इंटरनेट पर पब्लिश करना बहुत ज़्यादा गलत है और इसी की वजह से आपको कॉपीराइट का पालन करना पड़ता है। यूट्यूब पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़ी कंपनी का यहाँ पर कोई भी सॉन्ग वगैरह यहाँ पर कॉपी यानी कि डाउनलोड किया और आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे वो आपने अपलोड कर दिया। जब भी आप अपलोड करेंगे और उसकी जो अपलोडिंग की प्रोसेसिंग हो जब कंप्लीट हो जाती है, तो जब भी आप उसके टाइप में जाएँगे तो टाइप में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉपीराइट, यही देखने के लिए मिलेगा। या फिर एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई है, आपने स्वयं बनाई है और उसमें आप कोई अदर से कोई सॉन्ग डाउनलोड करके उस वीडियो के बैकग्राउंड में लगा देते हैं। तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उसमें ज़्यादातर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ होते हैं कॉपीराइट के तरीके जो आपको इनसे बचकर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है किसी वेबसाइट से बिना अनुमति के किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को चुरा लेना। आजकल हैकर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। ये वायरस को बनाते हैं और वेबसाइट या सिस्टम को हैक कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यह बहुत बड़ा क्राइम भी है और इससे हमें सावधानी रखना चाहिए और बचना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साइबर बुलिंग है और साइबर बुलिंग का अर्थ होता है इंटरनेट में किसी व्यक्ति को धमकी देना या उसे गाली देना, उससे अपशब्द कहना या फिर उसे परेशान करना। साइबर बुलिंग किसी भी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब में हो सकती हैं और इसलिए हमें यह अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी डेंजरस हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जब भी हम किसी के साथ साइबर बुलिंग होती है तो उससे सबसे पहले किसी करीबी को बताना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो साइबर बुलिंग करते हैं। चौथा पॉइंट है कि हमें किसी दूसरे का पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे कि इंटरनेट की दुनिया अच्छी बन सके और यहाँ क्राइम कम से कम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ पर बात करें कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी एक प्रकार की चोरी है जिसमें किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना यानी कि बिना उसकी आज्ञा के उसकी पर्सनल जानकारी को चुरा लिया जाता है। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक की जितनी भी जानकारी होती है उसे यहाँ पर चुरा लिया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसी चोरी है जिसमें एक हैकर किसी व्यक्ति की जानकारी को चुराता है और उस जानकारी का उपयोग गलत कामों के लिए करता है। आइडेंटिटी थेफ्ट एक प्रकार का अपराध है यानी कि एक क्राइम है जिसमें एक हैकर यूजर की व्यक्तिगत जानकारी को चुरा लेता है। इस अपराध का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को चुराना और उसका गलत इस्तेमाल करना। इसमें फ्रॉड, स्कैम जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, तो वो स्कैम इसी के अंदर आते हैं यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आते हैं। इसमें हैकर यूजर के डेटा का उपयोग गलत कामों के लिए करता है जिसके चलते यूजर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में बहुत से स्कैम और फ्रॉड लोगों के साथ होते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसे पहचान धोखाधड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार आइडेंटिटी थेफ्ट का शब्द जो है
वो 1964 में आया था और इस चोरी के माध्यम से हैकर अन्य व्यक्ति से फाइनेंशियल लाभ प्राप्त करता था। हैकर यूजर के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक से संबंधित जानकारी को चुराता है, जिसका इस्तेमाल वह बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए करता है और यह सब प्रक्रिया यूजर की परमिशन के बिना होती है। आइडेंटिटी थीफ्ट में व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, सामाजिक सुरक्षा संख्या यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, चालक का लाइसेंस नंबर, बैंक खाता या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर या पिन या फिर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या उंगलियों के निशान, पासवर्ड जैसी जानकारी शामिल होती है, जिसकी चोरी की जाती है। हैकर आपका जानकारी का उपयोग बहुत गलत कामों के लिए भी कर सकता है, जिसके कारण आपको जेल भी हो सकती है या कुछ समय के लिए सज़ा भी मिल सकती है। तो इसलिए कहते हैं हम कि आप अपने जो मोबाइल वगैरह हैं, वो सावधानीपूर्वक यूज़ करें। किसी के स्कैम वगैरह या स्पाम जैसी जो भी लिंक्स वगैरह होती हैं, उन पर क्लिक ना करें। अब यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट के कुछ प्रकार दिए गए हैं। अब वो क्या प्रकार हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रकार है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये क्या होता है? यह एक प्रकार की चोरी होती है जिसमें पीड़ित यानी पीड़ित वह व्यक्ति जिसकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराया गया को दोषी ठहराया जाता है, यानी कि जिसकी चोरी करते हैं उसी को यहाँ पर दोषी ठहराया जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई चोरी हुई है और आपने उस चोरी की जानकारी पुलिस को दी। यदि चोरी करने वाला अपराधी नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपको दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो आप पर चोरी के झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीनियर आइडेंटिटी थेफ्ट है और यह एक अपराध है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। सीनियर आइडेंटिटी थेफ्ट में अपराधी बुजुर्ग लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। इसमें हैकर या अपराधी बुजुर्गों को ऐसी जानकारी भेजता है जो व्यक्तिगत लगती है, यानी कि रियल लगती है, लेकिन वह जानकारी वास्तविक में होती नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर वह लोगों के जानकारी को कलेक्ट करता है और उसका उपयोग गलत कामों के लिए करता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस आईडी आइडेंटिटी थेफ्ट। ये भी एक प्रकार की चोरी है और इस चोरी में हैकर व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी को चुराता है और उसका उपयोग ऋण यानी कि लोन या क्रेडिट के लिए आवेदन करने के लिए करता है, यानी कि वो उस ड्राइविंग लाइसेंस से लोन के लिए अप्लाई करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस में सभी प्रकार की जानकारी मौजूद होती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, पता हो गया, जन्म तिथि हो गई और इसके अलावा हैकर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से बैंक खाते की जानकारी चुराने की कोशिश करता है ताकि वह खाते तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर की होती है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट और इस चोरी में हैकर पीड़ित की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को चुराता है। इसमें अपराधी चिकित्सा से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए पीड़ित या मरीज की जानकारी को चुराता है। इसमें अपराधी सेवाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका बिल पीड़ित को भरना पड़ता है। इस प्रकार इस चोरी का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित बीमा का फायदा उठाना होता है। क्या होता है कि कुछ लोग बीमा वगैरह करा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हैं, तो हैकर उसी चीज़ को यहाँ पर हैक कर लेता है और उसी लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी थीफ्ट है और यह एक हमला है जिसमें हमलावर यानी कि अटैकर जो होता है वो पहचान संख्या को चुराने की कोशिश करता है। इसमें हमले से बचने के लिए हमें उस वक्त ध्यान देना चाहिए जब हम अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, यानी कि जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसके लिए फाइल करते हैं या जब आयकर रिटर्न भाग हमें नोटिस भेजता है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर की चोरी है सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी थीफ्ट, यानी कि सामाजिक सुरक्षा आइडेंटिटी थीफ्ट। सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी थीफ्ट में अपराधी व्यक्ति के एसएसएन यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर को चुराने की कोशिश करता है। इस नंबर में व्यक्ति की सभी जानकारी होती है और जिनका उपयोग करके अपराधी व्यक्ति के साथ फ्रॉड या स्कैम करता है। उसके बाद 7 नंबर है सिंथेटिक आइडेंटिटी थीफ्ट और यह एक शोषण है, यानी कि एक्सप्लोइट है
और जिसमें अपराधी लोगों की जानकारी को इकट्ठा करता है और उसका उपयोग करके नई पहचान बनाता है। इस नई पहचान का उपयोग अपराधी गलत कामों को अंजाम देने के लिए कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर 8वें नंबर की आइडेंटिटी थीफ्ट है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थीफ्ट। और यह एक सामान्य हमला है जिसमें हैकर या अपराधी है व्यक्ति से वित्तीय लाभ यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें अपराधी यूजर के बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है और उसके क्रेडिट कार्ड का उपयोग गलत कामों के लिए कर सकता है। तो ये आपके प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट की तकनीक है। क्या तकनीक है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहली तकनीक होती है प्रीटेक्स्ट कॉलिंग, यानी कि यह जानकारी चोरी करने की एक तकनीकी है और इसमें अपराधी या हैकर लोगों को फ़ोन करते हैं और कंपनी या कर्मचारी बनकर उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है मेल थीफ्ट, और इस तकनीक का उपयोग करके अपराधी सार्वजनिक मेल बॉक्स से लेन-देन से संबंधित जानकारी को चुराता है। उसके बाद यहाँ पर फ़िशिंग है, और फ़िशिंग के बारे में बात करें तो फ़िशिंग जानकारी को चुराने की एक तकनीक होती है जिसमें लोगों को बैंकों से संबंधित ईमेल या मेलवेयर के साथ भेज जाते हैं। जब वह व्यक्ति उन ईमेल का जवाब देता है तो अपराधी उसकी जानकारी को ट्रैक करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर है इंटरनेट। आज के समय में बहुत से हैकर इंटरनेट के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को चुराने का प्रयास करते हैं, यानी कि उनकी जानकारी को यहाँ पर चोरी करने के लिए कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट से किसी एप्लीकेशन या फाइलों को डाउनलोड करते हैं तो हैकर उन फाइलों के साथ स्पाईवेयर जैसे वायरस को जोड़ देते हैं, यानी कि वो उस फाइल के साथ एक वायरस जोड़ देते हैं अपना, जो उनके डिवाइस में फैलकर उनकी जानकारी को चुरा लेता है। उसके बाद यहाँ पर डंपस्टर डाइविंग है, और कई बार हमारे पास ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा अपराधी उठा लेता है। वह उन दस्तावेज को कलेक्ट करके व्यक्ति की जानकारी को चुराता है, और कई बार आप हम अपने खराब हो गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐसे ही फेंक देते हैं। हैकर उनका इस्तेमाल जानकारी को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है, यानी कि सीवीवी कोड आपने देखा होगा जो एटीएम वगैरह पर होता है। इसमें हैकर आपने आपको बैंक का कर्मचारी बताता है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी को चुराने की कोशिश करता है। यानी कि आपके पास कॉल की जाएगी, कॉल में वो आपसे पूछेगा कि सर आपका डेबिट कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए वो वहाँ पर आपसे जानकारी के लिए मांगता है, लेकिन इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी बताना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आइडेंटिटी थीफ्ट के बचने के उपाय, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रिवेंशन फ्रॉम आइडेंटिटी थीफ्ट। तो इसमें पहला पॉइंट है, इन बातों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको जानकारी को चोरी होने से बचाना है तो आपको हमेशा जो पासवर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। सेकंड नंबर है, अपनी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें जिसे आप जानते ना हो। तीसरा पॉइंट है कि फ़ोन पर आए कॉल पर अपनी कोई जानकारी ना बताएं। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए टू फैक्टर नोटिफिकेशन इसका इस्तेमाल करें। यानी कि आपके ईमेल में जब आप ईमेल सिक्योरिटी में जाएंगे, वहाँ पर गूगल अकाउंट पर जब जाएंगे आप, वहाँ पर मैनेज करने के लिए आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है, उसे हमेशा आप चालू करके रखें। पांचवा पॉइंट है कि अपने सभी डिवाइस को पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित रखें। उसके बाद 6 नंबर है, इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। यानी कि आप इंटरनेट से यानी कि डायरेक्ट गूगल क्रोम वगैरह से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। आपको अगर सॉफ्टवेयर वगैरह या एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप प्ले स्टोर वगैरह से कर सकते हैं। 7 नंबर है, सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना करें। 8वां है कि अपना पिन और पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसका पिन जो होता है आपको महीने में कम से कम 2-3 बार जरूर आपको बदलना चाहिए। 9 नंबर है, यात्रा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जानकारी के को ना बताएं। 10वां पॉइंट है कि अपना आधार और पैन कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। 11वां पॉइंट है कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन ना करें। और 12वां पॉइंट है आपका फ़ोन पर प्राप्त ओटीपी जो होती है वो किसी को ना बताएं।
उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, RSA। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि RSA क्या होता है। तो RSA एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है और इसका प्रयोग ज़्यादातर सेंसिटिव डेटा को असुरक्षित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में सुरक्षित ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। आरएसए को इसका नाम इसके वैज्ञानिक थे रॉन राइवेस्ट, एडी सामिर और लियोनार्ड एडलमैन के कारण इसका नाम आरएसए पड़ा था और इसको सन 1977 में डेवलप किया था। आरएसए में दो अलग अलग कीज का उपयोग किया जाता है। डेटा को इनक्रिप्ट करने वाली जो की होती है उसे पब्लिक की बोला जाता है और डेटा को डिक्रिप्ट करने वाली की जो होती है उसे सीक्रेट की बोला जाता है। तो RSA आपका कंप्लीट हो गया, छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है आपका बॉम्ब्स। बॉम्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बताएं आपको कि बॉम्ब्स क्या होते हैं। तो बॉम्ब्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड यानी कि फैल जाता है। बॉम्ब में वायरस की तरह ही समान होता है, यानी कि जो बॉम्ब्स है वो वायरस की समान ही होता है, लेकिन बॉम्ब्स स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। इन्हें दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये स्वयं ही कंप्यूटर में फैल जाते हैं और बॉम्ब्स नेटवर्क का प्रयोग करके अपनी कॉपी को दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। बॉम्ब इंटरनेट में यानी कि नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज तथा चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। बॉम्ब जो होते हैं कंप्यूटर की बहुत ही क्रूशियल फाइलों को डिलीट कर सकता है और बॉम्ब कंप्यूटर को धीमा कर सकता है, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बॉम्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला बॉम्ब्स होता है ईमेल बॉम्ब। ये क्या होता है कि ये बॉम्ब्स इनफेक्ट हुए ईमेल मैसेज के कारण फैले जाते हैं। उसके बाद इंटरनेट बॉम्ब्स होते हैं और ये बॉम्ब इंटरनेट में ऐसे कंप्यूटर को ढूंढते हैं जिनको इन्फेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसे सिस्टम मिलते हैं तो यह उनको इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर फाइल शेयरिंग बॉम्ब होते हैं और ये बॉम्ब कंप्यूटर में ऐसे नाम से फोल्डर बना कर सेव हो जाते हैं जिसमें हमें शक भी नहीं होता है कि बॉम्ब इस फोल्डर में स्टोर हो सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर का बॉम्ब होता है IRC बॉम्ब। इस प्रकार के बॉम्ब अन्य सिस्टमों में मैसेज के द्वारा इन्फेक्टेड लिंक भेजते हैं जिससे दूसरे सिस्टम में भी ये बॉम्ब चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 8वां कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक प्रकार की हानि होती है, यानी कि ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है, यानी कि हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मिलेशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरस की तरह ही अपनी कॉपी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। यानी कि ये वायरस की तरह नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं एक वायरस की तरह काम करते हैं, यानी कि सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो जाते हैं। और ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहते हैं और ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं, ये सोच कर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और यह लोगों को फंसाने के लिए एक ट्रिक होती है ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉलेशन करने के लिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण बताना चाहते हैं, जैसे कि एक दोस्त की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है और उसकी आईडी से एक मैसेज आता है कि इस गेम को डाउनलोड करो, यह बहुत बढ़िया है। परंतु वह गेम ना होकर एक ट्रोजन हॉर्स होता है। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रोजन हॉर्स जो है वो क्या-क्या कर सकता है। पहला पॉइंट है कि एक ट्रोजन सिस्टम की फाइलों तथा डेटा को डिलीट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि आपकी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तथा पासवर्ड होता है उसको हैक कर सकता है। सिस्टम को लॉक भी कर सकता है। मेलवेयर को डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकता है और सिस्टम को दोबारा शुरू कर सकता है आपका ये ट्रोजन हॉर्स। सीडी को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि जो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सिस्टम की स्क्रीन में मैसेज को शो कर सकता है, यानी कि कोई भी मैसेज हमारे डिस्प्ले में शो कर सकता है और हमारे प्रोग्राम को ये बंद भी कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बॉटनेट। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉटनेट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉटनेट जो है वो ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है इसे, यानी कि ये एक प्रकार की ज़ॉम्बी आर्मी कहलाता है। और बॉटनेट प्राइवेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है, यानी कि इसमें प्राइवेट कंप्यूटर्स होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है ये, और जो कि ज़ॉम्बी से संक्रमित हुए रहते हैं, यानी कि जिसका पता इन कंप्यूटर के मालिकों को भी नहीं होता है, तथा इन कंप्यूटर के समूह का प्रयोग अन्य कंप्यूटर में संक्रमित करने के लिए किया जाता है। यानी कि बॉटनेट जो है वो एक तरह का वायरस की तरह ही होता है, जो एक दूसरे के संपर्क से एक दूसरे कंप्यूटर में ये फैल जाता है। अन्य कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए ये वायरस, मालवेयर तथा अन्य खतरनाक तत्वों को आपके कंप्यूटर में भेजते हैं। बॉटनेट में प्रत्येक कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है, और बॉटनेट का अर्थ जो होता है यहाँ पर, बॉट का अर्थ होता है रोबोट, और तथा नेट का अर्थ होता है नेटवर्क। तो आप कह सकते हैं कि रोबोट नेटवर्क का ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है बॉटनेट, बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिशिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो फिशिंग अटैक क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं आपको कि जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए हम जाल फेंक हैं, उसी प्रकार लोगों के क्रेडिट कार्ड, बैंक की जानकारी या फिर पासवर्ड तथा अन्य संवेदनशील जानकारी को चुराने के लिए साइबर अपराधी, यानी कि जो साइबर अपराधी होते हैं, लोगों के लिए ईमेल या फेसबुक तथा अन्य कम्युनिकेशन साधनों में एक लिंक भेजते हैं, यानी कि एक लिंक भेजते हैं हमारे पास, हमारे सिस्टम वगैरह में, और यह लिंक हमें एक बहुत बड़ी व अच्छी कंपनी से आती है, जैसे फेसबुक या पेपल से। और हम क्या करते हैं कि वे हमें इस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, और ये लिंक वह हज़ारों लोगों को भेजते हैं। कुछ लोग इस लिंक में फँस जाते हैं, यानी कि इस लिंक की ट्रिक में फँस जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो फ़िशिंग का प्रयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको फ़िशिंग अटैक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति को फ़ेसबुक में एक मैसेज आता है। उसमें पेपल अकाउंट का फ़ेक लिंक होता है। उसमें लिखा होता है, इस लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल सूचना को अपडेट करें, यानी कि जो भी आपकी पेपल अकाउंट में प्रोफाइल होती है उसको बोलेगा कि आपको अपडेट करें, और उसमें लिखा होता है कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल सूचना को अपडेट करें, नहीं तो आपका पेपल अकाउंट जो है वो परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल बताया है, और आई होप आपको ये फिशिंग अटैक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आईटी एक्ट 2000। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या है और इसका आंसर भी जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को आईटीए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट शॉर्ट में बोल सकते हैं, जिसे आईटीए 2000 भी कहते हैं, और ये भारतीय संसद का एक एक्ट है, तथा इसे 17 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा के द्वारा इसे संशोधित किया गया था। यह एक्ट जो है एक साइबर क्राइम है, और इसमें कुछ ई कॉमर्स से संबंधित कुछ कानून्स वगैरह होते हैं, और हम सभी इंटरनेट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह, सेलिंग, सर्फिंग आदि वगैरह हम करते हैं। तो इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। इस एक्ट के तहत आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के प्रावधान क्या हैं और उसके नियम क्या हैं, वो इसमें बताए गए थे। और आजकल हमारे सभी काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन करते थे, परंतु आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, तो ई कम्युनिकेशन जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर वगैरह आ गए हैं, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं। पहले सामान दुकान में जाकर खरीदते थे, लेकिन आज के समय में ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, स्नैपडील या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, और हमारी जो गवर्नेंस है वो भी ई गवर्नेंस हो गई है। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट यह है कि जो अपराधी होता है वह इसका इस्तेमाल अपराध, यानी कि साइबर क्राइम करने के लिए कर सकते हैं।
तो उनके लिए एक लॉ बनाया गया है जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं, तथा इसमें कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि आईटी एक्ट 13 के एक भाग में, यानी कि अनुभाग 90 में, तथा ये इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आदि पर आधारित है। यानी कि इन सभी भागों में आपको आईटी एक्ट 2012 के बारे में लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और है आपका क्वेश्चंस, साइबर क्राइम आखिर में क्या होता है। तो साइबर क्राइम वह काम होता है जो कानून के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध किए जाते हैं, और वह क्राइम जो इंटरनेट, साइबर तथा नेटवर्क पर किए जाते हैं, वह सारे के सारे काम जो होते हैं वो साइबर क्राइम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक इलीगल एक्टिविटी है साइबर क्राइम, जिसे कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है, यानी कि साइबर क्राइम के कुछ प्रकार दिए गए हैं। पहला है आपका हैकिंग। उसके बाद डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे डोस बोलते हैं, जो आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंप्यूटर फोर्जरी है, फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, या फिर थ्रेटिंग हो गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग है, पोर्नोग्राफी है, और पायरेसी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ESS यानी कि ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं, ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो क्या होता है, कुछ स्पैमर एवं हैकर्स से ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड तथा प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर डेवलप किया गया है। अब यह स्टैंडर्ड यह सुरक्षित सुनिश्चित करते हैं कि जो भी मेल भेजा गया है वह अपनी इंटीग्रिटी को बिना खोए हुए रिसीवर तक पहुंच चुका है, यानी कि उसमें कोई भी इफेक्ट ना होते हुए वो रिसीवर के पास सुरक्षित पहुंच चुका है। उसके लिए यहाँ पर कुछ इसमें तरीके होते हैं, जैसे कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है आपकी, और यह डोमेन्स के लिए एक ऑथोराइजेशन पॉलिसी है, और इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, परंतु यह कम यूज़फुल है क्योंकि इसका इस्तेमाल रिसीविंग सर्वर के द्वारा सिर्फ यह देखने के लिए किया जाता है कि जो मेल आया है वह सही डोमेन से आया है या नहीं, यानी कि यह जो मेल भेजा है वो सही व्यक्ति ने भेजा है या फिर गलत ने। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर है डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, और यह एक डिजिटल सिग्नेचर अप्रोच है। इसके द्वारा रिसीवर यह चेक कर सकता है कि जो मेल आया है वह ऑथोराइज्ड डोमेन से आया है या नहीं, परंतु यह भी कम उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा हम केवल डोमेन्स को वाइट लिस्टेड या फिर ब्लैक लिस्टेड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एस माइम है, और एस माइम का इसका पूरा नाम जो है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। यह एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो एस माइम जो है हमारे ईमेल को इनक्रिप्ट कर देता है, और इसे केवल रिसीवर ही डिक्रिप्ट कर सकता है। एस माइम को आपके ईमेल क्लाइंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, परंतु इसे डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और आजकल बहुत सारे मॉडर्न ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा एस माइम को सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर का ईमेल है आपका पीजीपी ओपन पीजीपी। पीजीपी का पूरा नाम जो है वो प्रीटी गुड प्राइवेसी है, और यह भी एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, परंतु इसके समकक्ष ओपन पीजीपी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ओपन पीजीपी जो है वह पीजीपी इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल का ही ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि इसका ही ये रूप है, और यह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विधि का यहाँ पर यूज़ करता है ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। आप अपने ईमेल सिक्योरिटी सेटअप में ओपन जीपी को निम्नलिखित एप्लीकेशंस के द्वारा डाल सकते हैं, यानी कि ये डालने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको विंडोज़ में जाना है। विंडो यूज़र के लिए यहाँ पर बताया गया है जीपीजी 4 विन का उपयोग कर सकते हैं वो, और मैक ओएस वाले यूज़र्स के लिए जीपीजी सूट का प्रयोग कर सकते हैं। लाइनक्स वाले जीएनयू पीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले ओपन की चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आईओएस वाले पीजीपी एवरीवेयर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 14 जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ना रखा है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, यह एक एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग क्रिप्टोग्राफी कीज़ को सुरक्षित तरीके से पब्लिक चैनल में एक्सचेंज यानी कि बदलने एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। यह सबसे पहला पब्लिक की प्रोटोकॉल था, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, और जिसे मार्टिन हेलमैन तथा वाइट फील्ड डिफी ने 1976 में प्रस्तावित किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम डिफी-हेलमैन पड़ा है। डिफी-हेलमैन का प्रयोग असाइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है और इसे पब्लिक की इनक्रिप्शन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंटरनेट में इनक्रिप्शन की के ट्रांसमिशन के दौरान इनक्रिप्शन की को अटैकर्स के द्वारा चुरा लिया जाता है। तो इनक्रिप्शन की को इंटरनेट से सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए डिफी-हेलमैन की का एक्सचेंज बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम दी गई है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है एल्गोरिदम। माना हमें एलाइज तथा बॉब के मध्य की एक्सचेंज करनी है, यानी कि दो यहाँ पर दिए गए हैं, दो लड़के मान सकते हैं, एलाइस और बॉब के मध्य आपस में हमें यहाँ पर की एक्सचेंज करनी है, यानी कि की को बदलना है। तो उनका यहाँ पर एक एल्गोरिदम दी गई है, यानी कि आपकी दो की होंगी और उन दोनों में हमें की एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एलाइस तथा बॉब जो है वो है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या पी तथा बेस जी पर एग्री यानी कि राजी हो जाते हैं। समानतः जी जो है वो पी से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, आपको पता होगा। उसके बाद एलाइस जो है वह सीक्रेट संख्या ए को चूज करता है और जो बॉब है, बॉब को जी ए मोड पी भेजता है। बॉब सीक्रेट संख्या बी को चूज करता है, यानी कि जो एलाइस है वो सीक्रेट संख्या ए को चूज करता है और जो बॉब है वो सीक्रेट संख्या बी को चूज करता है। फिर एलाइस को यहाँ पर भेजता है। एलाइस जो है वह जीपी मोड पी यानी कि ए मोड पी को कैलकुलेट करता है और बॉब जो है वो जी ए मोड पी यानी कि बी मोड पी को कैलकुलेट करता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफी हेलमैन कीज का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। एलाइस और बॉब जो हैं वो पी इज इक्वल टू 23 और जी इज इक्वल टू 5 पर राजी होते हैं। अब एलाइज यहाँ पर ए बराबर 6 को चूज करता है। तो यहाँ पर जो आपका 5 इंटू यहाँ पर जी चिन्ह मालूम नहीं पड़ा है, 5 इंटू 6 मोड 23 इज इक्वल टू 8 पॉइंट बॉब को भेजता है। बॉब यहाँ पर बी बराबर 15 को चूज करता है और यहाँ पर 15 इंटू 5 इंटू 15 मोड 23 इज इक्वल टू 19 एलाइस को भेजता है। एलाइस कैलकुलेट करता है कि 19 इंटू 6 मोड 23 इज इक्वल टू 2। बॉब भी के यहाँ पर कैलकुलेट करता है 8 इंटू 15 मोड 23 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार बॉब और एलाइस के मध्य जो सीक्रेट की होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं और पी और जी जो है वह प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। अगर अटैकर पी तथा जी को जान भी लेता है तो वह सीक्रेट की को नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ समय में डेफी हेलमैन की एक्सचेंज में एक परेशानी सामने आई, वह थी ऑथेंटिकेशन की। यानी कि इसमें एक दिक्कत आई थी ऑथेंटिकेशन की, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन की कमी थी, जिससे इसमें यह पता नहीं चलता था कि बॉब ने ही एलाइस को मैसेज भेजा है या नहीं। अर्थात कोई अटैकर बॉब बनकर एलाइस को, यह एलाइस बनकर बॉब को मैसेज भेज सकता था। उसके बाद डीपी हेलमैन की एक्सचेंज की इस कमी को पूरा करने के लिए आरएसए एल्गोरिदम का निर्माण किया गया था, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था। डिफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम का प्रयोग आजकल सभी प्रमुख वीपीएन गेटवेज में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेट। सेट का फुल फॉर्म होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जिसका प्रयोग नेटवर्क यानी कि इंटरनेट में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उनकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर सेट का यूज़ किया जाता है और यह एक ओपन सोर्स और क्रिप्टोग्राफी पर आधारित प्रोटोकॉल होता है
जो नॉन सिक्योर नेटवर्क में पेमेंट ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है। सेट एक सेट खुद एक पेमेंट सिस्टम नहीं होता है, बल्कि यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का एक ग्रुप होता है, जिससे यूजर और ओपन नेटवर्क में सिक्योर तरीके से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। और यह अलग इनक्रिप्शन और हैशिंग तकनीकों का प्रयोग पेमेंट को सिक्योर करने के लिए करता है, तथा जिससे हैकर्स और अटैकर्स को क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं मिल पाती है। हालांकि यह मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया और इसका प्रयोग कम किया जाता है। वीज़ा अब इसके स्थान पर 3D सिक्योर स्कीम प्रयोग कर रहा है, यानी कि वीज़ा के ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड वगैरह आने लगे हैं। और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक सिस्टम है जो कि इंटरनेट में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। इसको शुरुआत में मास्टर कार्ड, वीज़ा, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्कैप तथा दूसरी कंपनियों ने सपोर्ट किया था। सेट को 1996 में सेट कंसोर्टियम ने यहाँ पर इसे डेवलप किया था। उसके बाद यहाँ पर सेट के कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंटल रखना। दूसरा पॉइंट है डेटा की इंटीग्रिटी यानी अखंडता को बनाए रखना। कार्ड होल्डर के अकाउंट को ऑथेंटिकेट यानी कि प्रमाणित करना। और मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? कार्ड होल्डर, मर्चेंट हो गया, या फिर इश्यूर हो गया, एक्वायर हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हो गई। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले कार्ड होल्डर और मर्चेंट दोनों को सीए यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी से रजिस्टर होना आवश्यक होता है। इसके बाद ही ये दोनों इंटरनेट में बाई और सेल कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जब एक बार दोनों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, तब कार्ड होल्डर और मर्चेंट दोनों ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में 9 स्टेप होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि कस्टमर जो है वेबसाइट को ओपन करता है और डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है। दूसरा पॉइंट, कस्टमर ऑर्डर और पेमेंट इन्फॉर्मेशन को भेजता है, जिसमें दो पार्ट्स सम्मिलित होते हैं। पहला तो आपका परचेज ऑर्डर होगा और दूसरा होगा कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट है मर्चेंट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को अपने बैंक को भेजता है। और चौथा पॉइंट है कि मर्चेंट का बैंक पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए इश्यूर को चेक करता है। उसके बाद जो इश्यूर होता है वो मर्चेंट के बैंक को ऑथराइजेशन भेजता है, और मर्चेंट का बैंक मर्चेंट को ऑथराइजेशन भेजता है। मर्चेंट ऑर्डर को पूरा करता है और कस्टमर को कन्फर्मेशन भेजता है। मर्चेंट अपने बैंक से ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, यानी कि ट्रांजैक्शन वगैरह करता है। उसके बाद इश्यूर जो होता है कस्टमर के लिए क्रेडिट कार्ड के बिल को यहाँ पर प्रिंट करके उसके पास भेज देता है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ लाभ वगैरह दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर है कि यह हैकर से यूजर के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को सिक्योर रखता है, मतलब एक सिक्योर तरीका है आपका ये। और यह हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है। इसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और यह डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। और इसमें कार्ड होल्डर और मर्चेंट दोनों का ऑथेंटिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि यूज़र के पास क्रेडिट कार्ड होना यह छोटी पेमेंट करने के लिए बहुत महंगा होता है। और इसे यूज़ करने के लिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर यानी कि ई वॉलेट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें कुछ हमें पहले से ही पैसे डालने वगैरह पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सेट यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीजर सिफर क्या है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, सीजर सिफर क्या है। तो सीजर सिफर को शिफ्ट सिफर या सीजर कोड भी कहते हैं, और ये सबसे पुरानी और सबसे सरल इनक्रिप्शन तकनीक है। यानी कि जो आपकी सीजर सिफर है वो एक इनक्रिप्शन टेक्निक है, और इसका नाम जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था, तथा ये मोनोलाफेटिक साइफर पर आधारित है। सीजर साइफर एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जहां पर प्लेन टेक्स्ट के प्रत्येक लेटर को दूसरे लेटर के साथ फिक्स पोजीशन पर रिप्लेस करते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे कि माना हम एक प्लेस के स्था- एक प्लेस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए को बी रिप्लेस करेगा और बी को सी रिप्लेस करेगा, और इसी प्रकार ये चलते रहेगा। माना दो प्लेस के रिप्लेस साथ करेंगे, तो ए को सी
यानी कि एक के बदले हम यहाँ पर 2 स्थान बढ़ा रहे हैं, तो ए को सी रिप्लेस करेगा और बी को डी करेगा। इसी प्रकार चलते रहता है ये इसमें क्रम। सीजर सिफर क्रिप्टोग्राफी की एक कमज़ोर मेथड है और इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है। मतलब कि इस विधि के द्वारा एन्क्रिप्ट किए गए मैसेज को आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इनमें कोई भी यहाँ पर कोई भी कीज़ वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है और सीजर सिफर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले एन्क्रिप्शन को दूसरी कठिन तकनीकों में एक पार्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बाइजीनियर सिफर हो गया और यहाँ पर सीजन सिफर के कुछ लाभ भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यह क्रिप्टोग्राफी की सबसे सरल विधि होती है। इसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी पूरी प्रक्रिया में केवल एक शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक छोटी सी कुंजी होती है उसका यूज़ किया जाता है। यदि कोई इस सिस्टम जटिल यानी कि कोडिंग तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट विधि है। चौथा पॉइंट है कि इसके लिए कुछ ही कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पर इसके नुकसान दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। दूसरा पॉइंट यह बहुत ही कम सिक्योरिटी प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें लेटर के पैटर्न्स को देखकर उसके पूरे मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट दिया है। अब यहाँ पर इसकी अगर आप काउंटिंग करते हैं इस लेकर बी तक तो आप यहाँ पर शिफ्ट में 23 पा सकते हैं और इसी तरह से आप इस मैसेज को क्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीजन से पर आपने पढ़ा था उसके रिलेटेड में एक क्वेश्चन और आता है ब्लॉक सिफर और स्ट्रीम सिफर क्या है और इनके मध्य अंतर क्या है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ब्लॉक और स्ट्रीम सिफर दोनों सीमेट्रिक इनक्रिप्शन साइफर से संबंधित हैं और ये दोनों इनक्रिप्शन की मेथड है यानी कि उन इनक्रिप्शन की विधि है और इनका प्रयोग मुख्य रूप से प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम सिफर में मुख्य डिफरेंस यह है कि ब्लॉक सिफर एक समय में प्लेन टेक्स्ट के एक पूरे ब्लॉक को कन्वर्ट करता है जबकि जो स्ट्रीम सिफर है तो एक समय में प्लेन टेक्स्ट के केवल एक ही बाइट को ही कन्वर्ट करता है। उसके बाद इन दोनों में अंतर जान लेते हैं कि आखिर में इनमें अंतर क्या होता है। तो एक तरफ है आपका ब्लॉक सिफर और एक तरफ है आपका स्ट्रीम। दोनों लाइन हम आपको पढ़ते जाएंगे आपको बस यहाँ पर देखना है। ब्लॉक सिफर एक प्रकार का इनक्रिप्शन है और जिसमें एक समय में प्लेन टेक्स्ट के एक ब्लॉक को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। स्ट्रीम सिफर जो है वो भी एक प्रकार का इनक्रिप्शन है जिसमें एक समय में प्लेन टेक्स्ट के केवल एक बाइट को ही सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लॉक सिफर में एक समय में 64 बिट्स या उससे ज़्यादा बिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है और स्ट्रीम सिफर में एक समय में केवल 8 बिट्स को ही कन्वर्ट किया जाता है। ब्लॉक सिफर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल होती है यानी कि आसान होती है और स्ट्रीम सिफर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कठिन होती है। यह कन्फ्यूजन के साथ साथ डिफ्यूजन का भी प्रयोग करता है आपका ब्लॉक सिफर और यह केवल कन्फ्यूजन का इस्तेमाल करता है आपका स्ट्रीम सिफर। ब्लॉक सिफर में रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हार्ड होते हैं और स्ट्रीम सिफर में रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। उसके बाद ब्लॉक सिफर में एल्गोरिदम मेथड्स का मोड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इनमें एल्गोरिदम मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इनमें कुछ अंतर वगैरह होते हैं जैसे कि ईसीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक और सीवीसी साइफर ब्लॉक चेनिंग और इसमें सीएफवी होता है यानी कि साइफर सिफर फीडबैक और ओएफवी यानी कि आउटपुट फीडबैक। दोनों का एल्गोरिदम मोड्स जो है वो अलग अलग होता है। यह ट्रांसपोजिशन टेक्निक जैसे कि सीजर सिफर पॉलीग्राम सब्स्टिट्यूशन सिफर आदि पर कार्य करता है आपका ब्लॉक और यह सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जैसे कि रेल फेंस टेक्निक कॉल्यूमिनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक आदि पर वर्क करता है। यह स्ट्रीम सिफर की तुलना में स्लो होता है और यह ब्लॉक सिफर की तुलना में आपका फास्ट होता है स्ट्रीम। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो चुका है इससे इतना ही आता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्नीपिंग। स्नीपिंग क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में।
तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आखिर में क्या होती है स्नीपिंग। तो स्नीपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें उन सभी डेटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। यानी कि जो स्नीपिंग है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं उनको यहाँ पर मॉनिटर यानी कि उनकी निगरानी और उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्नीफिंग की प्रक्रिया को करने के लिए यहाँ पर पैकेट स्नीफर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें पैकेट स्नीफर्स होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट स्नीफर्स का प्रयोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उनके नेटवर्क से होकर गुजरने वाले डेटा ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और इन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर्स भी कहा जाता है स्नीफिंग को। जिस प्रकार स्नीफिंग का इस्तेमाल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को करते हैं, उसी प्रकार अटैकर और हैकर भी इसका इस्तेमाल डेटा को कलेक्ट और मॉनिटर करने के लिए करते हैं। हैकर या अटैकर्स इसका इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हमारी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि संवेदनशील जानकारी को चुरा सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई या फिर आपका नाम हो गया। अटैकर्स जो होते हैं इन पैकेट स्निफर्स को हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में इंस्टॉल कर देते हैं। आजकल बहुत सारे स्निफिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वायर वायर शार्क, एटर कैप या बैटर कैप या टीसीपी डंप या फिर बिन डंप आदि वगैरह हो जाते हैं। और स्निपिंग का ज़्यादातर प्रयोग हैकर्स और अटैकर्स के द्वारा इलीगल तरीके से डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैकेट एक तरफ आपका पैकेट एनालाइजर है और एक आपका पैकेट कैप्चर है। इन दोनों के बीच में एक कहें तो इन दोनों को मिलाकर एक पैकेट स्नीपर बनता है जो कि यहाँ पर निम्न चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्निफिंग दिए गए हैं और टाइप्स ऑफ स्निफिंग में पढ़ेंगे कि स्निफिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी एक्टिव स्निफिंग और दूसरी होती है पैसिव स्निफिंग। तो एक्टिव स्निफिंग क्या होती है कि इस प्रकार की स्निफिंग में ट्रैफिक को देखा जाता है और इसे बदला भी जा सकता है। इस स्निफिंग को स्विच के माध्यम से पूरा किया जाता है और स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है और जिसका प्रयोग दो नेटवर्क डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक स्विच मैक एड्रेस का प्रयोग डेस्टिनेशन पोर्ट्स को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए करता है और इसका ज़्यादातर अटैकर फ़ायदा उठाते हैं और लैन में ट्रैफिक को इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रैफिक को इंजेक्ट कर देते हैं। और सेकंड है आपका पैसिव स्निपिंग। यह भी इस प्रकार की स्निपिंग में ट्रैफिक को केवल देखा जा सकता है परंतु इसे बदला नहीं जाता है, यानी कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता और इस स्निपिंग को हब के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसमें अटैकर को केवल हब को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है और हब का प्रयोग आजकल बहुत कम किया जाता है। इसलिए पैसिव स्निपिंग एक बहुत पुरानी प्रक्रिया बन चुकी है और इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अवॉइड स्निपिंग अटैक्स, यानी कि इससे बचने के कुछ तरीके दिए गए हैं, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है कि हमें इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो डेटा होता है वो हमारा रिसीव और सेंडर जो होता है उनके बीच इनक्रिप्टेड रहे। सेकंड पॉइंट है कि हमें केवल उन वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए जो ट्रस्टेड हों, किसी भी अननोन वाईफाई से हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमें अपने नेटवर्क को स्कैन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंस आता है इनके बीच में, स्निफिंग और स्पूफिंग के बीच में। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो स्निफिंग में अटैकर्स जो होते हैं ट्रैफिक को पैकेट स्नीपर्स के द्वारा मॉनिटर और कलेक्ट करते हैं, लेकिन स्पूफिंग में इसमें अटैकर्स किसी दूसरे व्यक्ति के आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है जिसके वो अपने आप एक लेगिटिमेट बयान की पैथ यूजर दिखा सके। उसने उसके बाद यहाँ पर स्निपिंग में दिया गया है कि यह एक पैसिव अटैक होता है जो कि सिस्टम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है, लेकिन स्पूफिंग जो है वो एक एक्टिव अटैक होता है जो कि सिस्टम में खतरनाक यानी कि मलेशियस से प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकता है। स्निपिंग को रोकने के लिए
सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है एन्क्रिप्शन, और स्पूफिंग को रोकने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जो है सबसे अच्छा उदाहरण होता है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ रहे थे स्पूफिंग में अंतर, और यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो भी यहाँ पर स्पूफिंग आ जाता है। और यहाँ पर हम जान लेते हैं स्पूफिंग क्या है। तो आईपी स्पूफिंग यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी कि आईपी स्पूफिंग क्या है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपी स्पूफिंग कंप्यूटर या सर्वर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की एक टेक्निक है, यानी कि इसके ज़रिए हम कोई भी सिस्टम को अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अटैकर एक कंप्यूटर नेटवर्क में मैसेज भेजता है, और इसमें यह लगता है कि यह मैसेज किसी ट्रस्टेड डिवाइस से भेजा गया है। इसलिए होता है क्योंकि अटैकर्स इस डिवाइस में आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आईपी स्पूफिंग क्या है, तो यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पैकेट का निर्माण करता है, जिसमें सोर्स एड्रेस को बदल दिया जाता है। सोर्स एड्रेस को बदलने के दो कारण होते हैं: सेंडर की आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान को छुपाने के लिए, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का प्रतिरूप बढ़ाने के लिए, या फिर दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रयोग अटैकर्स के द्वारा एक डिवाइस में डीडोस अटैक और एमआईटीएम यानी कि मैन इन द मिडल अटैक करने के लिए किया जाता है। और साइबर अटैक के दौरान इसका प्रयोग अक्सर अटैक में ट्रैफिक सोर्स को छुपाने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस को स्पूफ करके अटैकर कुछ क्षमताएं यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। वो क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहली है इसकी साइबर पुलिस और अथॉरिटी से बचने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा अटैकर का पता लगाना मुश्किल होता है। टारगेट की जाने वाले डिवाइस को अलर्ट से होने के लिए, सिक्योरिटी स्क्रिप्ट को बाईपास करने के लिए। सिक्योरिटी स्क्रिप्ट वो होती है जिसके द्वारा आईपी एड्रेस को ब्लैक लिस्ट करके डीडोस हमलों को कम करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आईपी स्पूफिंग कैसे कार्य करता है। तो आईपी स्पूफिंग में भेजे जाने वाले जो भी पैकेट हेडर होते हैं, उनके सोर्स एड्रेस को अटैकर के द्वारा बदल दिया जाता है, जिसके कारण डेस्टिनेशन कंप्यूटर इस पैकेट को ट्रस्टेड कंप्यूटर से आने वाला समझता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है। चूंकि आईपी स्पूफिंग की एक्टिविटी को नेटवर्क लेवल पर किया जाता है, तो इसलिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आईपी स्पूफिंग का इस्तेमाल आमतौर पर डीडोस के हमलों में किया जाता है, और इसमें अटैकर्स बहुत सारे स्पूफ किए गए आईपी एड्रेस को सर्वर में भेजा देता है, यानी कि भेज देता है, जिससे सर्वर में बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, जिससे सर्वर हैंडल नहीं कर पाता, और जो सर्वर के सही यूजर्स होते हैं वे इसका प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तो माना मेरी इस वेबसाइट में कोई अटैकर बहुत सारा ट्रैफिक भेज देता है, जो जो मेरी साइट का सर्वर होगा वो डाउन हो जाएगा, और आप यह कोई अन्य यूज़र इस वेबसाइट को खोल नहीं पाएंगे, और आपको ये एरर दिखाई देगा। उसके बाद आईपी स्पूफिंग के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका ब्लाइंडिंग, और ब्लाइंडिंग जो है इस प्रकार के अटैक में अटैकर बदले हुए डेटा पैकेट्स के सीक्वेंस को टारगेट की जाने वाली डिवाइस में भेजता है। इस प्रकार के अटैक को ब्लाइंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अटैकर जो होता है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किए गए सीक्वेंस के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड है नॉन ब्लाइंडिंग, और इसमें जो अटैकर्स होता है, अटैकर उसी नेटवर्क में रहता है जिससे टारगेट डिवाइस को नोटिस करना या एक्सेस करना आसान हो जाता है, जिसके कारण अटैकर आसानी से डेटा सीक्वेंस को समझ सकता है। उसके बाद यहाँ पर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, और यह एक तूफान का रूप है जो हैकर्स अपनी जानकारी छिपाते हुए किसी सिस्टम पर हमला करने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हमले के सोर्स को जानना मुश्किल हो जाता है, और यह हमला आमतौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैन इन द मिडल है। जब दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो अटैकर सिस्टम द्वारा भेजे गए पैकेट को इंटरप्ट कर लेता है और पैकेट में बदलाव कर देता है, और सेंडर और रिसीवर को इस बात का पता नहीं होता है कि उनके कम्युनिकेशन में किसी ने छेड़छाड़ कर दी है, यानी कि उनके कम्युनिकेशन में किसी ने उंगली कर दी है। उसके बाद यहाँ पर इसके बचने की भी
उपाय दिए गए हैं वो क्या हैं। पहली बात तो यहाँ पर होस्ट और डिवाइस के मध्य हमें इनक्रिप्शन तकनीक जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, फ़िल्टरिंग का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो अनवांटेड ट्रैफ़िक है उसको स्टॉप किया जा सके। प्राइवेट आईपी एड्रेस को आने से रोकना चाहिए और रूटर में ट्रस्टेड सोर्स से आने वाली ट्रैफ़िक होते हैं, उनको भी यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, फॉग कंप्यूटिंग क्या है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये भी समझ लेते हैं। फॉग कंप्यूटिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि विकेंद्रीकृत कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोरेज और एप्लीकेशन डेटा सोर्स और क्लाउड के बीच स्थित होते हैं। यानी कि जिसमें हमारा जो डेटा है वो स्टोरेज और एप्लीकेशन डेटा सोर्स और क्लाउड के बीच में स्थित होता है। फॉग कंप्यूटिंग को फॉग नेटवर्किंग या फॉगिंग भी कहते हैं और ये एक आर्किटेक्चर है जो स्थानीय स्तर पर कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में एज डिवाइस का प्रयोग करता है। फॉग जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट है तथा यह क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ होता है। फॉग जो है वह आईओटी डेटा को प्रोड्यूस करने वाले तथा उस पर वर्क करने वाले क्लाउड को एक्सटेंड कर देता है। इस डिवाइस को फॉग नोड्स कहते हैं जो आपने यहाँ पर देखी है। इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और तथा इन्हें एक नेटवर्क फंक्शन के साथ कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है जैसे कि रेलवे ट्रैक हो गया, फैक्ट्री की छत पर हो गया, बिजली के पोल पर हो गया तथा गाड़ी में। वह प्रत्येक डिवाइस जिसमें कंप्यूटेशन, स्टोरेज तथा नेटवर्क कनेक्शन होता है वह एक फोग नोड हो सकता है। उदाहरण के लिए रूटर, स्विच, सर्वर्स, वीडियो सर्विलेंस कैमरा आदि वगैरह। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे वगैरह दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है और फोग नोड्स को आईटी में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकंड नंबर है कि यह सिलेक्टेड डेटा को क्लाउड में प्रोसेसिंग के लिए भेजने के बजाय उसे लोकली ही प्रोसेस करता है जिससे नेटवर्क बैंडविड्थ की बचत होती है और इसके ऑपरेशंस का जो मूल्य होता है वो काफ़ी कम होता है। तीसरा पॉइंट है कि यह लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि विलंबता आवश्यकताओं को कम कर देता है जिससे तेज़ी से निर्णय लिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसमें यूजर्स की प्राइवेसी को भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये यूजर्स के डेटा को लोकली यानी कि स्थानीय रूप से प्रोसेस करता है। इसके साथ साथ आईटी स्टीम डिवाइसेस को मैनेज तथा कंट्रोल कर सकती है। पांचवा पॉइंट है कि फॉग एप्लीकेशंस को सही टूल्स का प्रयोग करके विकसित करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिक्सवां पॉइंट है कि फॉग नोट्स की विकृति जो है उसका नेचर मोबाइल की तरह ही होता है लेकिन इसलिए इसे नेटवर्क को कभी भी जॉइन या लीव कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि फॉग नोट्स को बहुत ही कठिन जगह पर स्थापित कर सकते हैं जैसे समुद्र के नीचे, फैक्ट्री की छत पर, रेलवे ट्रैक्स पर आदि तथा इसके अलावा इन्हें दूर के स्थानों पर भी स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसके नुकसान भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर है इसमें कि इसमें इनक्रिप्शन एल्गोरिदम तथा सिक्योरिटी पॉलिसी के कारण डिवाइस के मध्य डेटा को एक्सचेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम तथा सिक्योरिटी के कारण डिवाइस के मध्य यानी कि डिवाइस के बीच में डेटा को एक्सचेंज यानी कि डेटा को बदलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सिक्योरिटी एल्गोरिदम में कोई भी गलती होती है तो हैकर्स उसका फ़ायदा उठाकर इसके जो अन्य सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह होते हैं जैसे कि आईपी एड्रेस स्पूफिंग, मैन इन द मिडल अटैक्स, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी आदि। सेकंड नंबर है फॉग कंप्यूटर में उच्च डेटा कंसिस्टेंसी को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें डेटा को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। चौथा पॉइंट है कि इसमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट और प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन प्रमुख चिंताएं होती हैं और फॉग नोट्स में पावर का कंज्यूमेशन यानी कि खपत बहुत ही अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? X509 ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। एक्स 509 जो है वह पब्लिक की सर्टिफिकेट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यानी कि एक फॉर्मेट है और X.509 सर्टिफिकेट एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि X.509 पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PKI का प्रयोग करता है और यह यूजर्स को सुरक्षित कनेक्शन की पहचान करने में मदद करता है। इसको सबसे पहले 1988 में बनाया गया था और इसका प्रयोग डिजिटल नेटवर्किंग डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टरीज को नेविगेट नेविगेट करने के लिए किया जाता था।
आजकल इन सर्टिफिकेट का प्रयोग बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में किया जाता है, जैसे कि टीएलएस, एसएसएल, और इनका प्रयोग ऑफलाइन एप्लीकेशन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में भी किया जाता है। एक्स 509 सर्टिफिकेट में एक पब्लिक की और एक आइडेंटिटी होती है, और यह किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी या स्वयं के द्वारा साइन किया हुआ होता है। एक एक्स 509 सर्टिफिकेट में उसके बारे में जानकारी होती है जिसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और उसके बारे में जानकारी होती है जिसने सर्टिफिकेट को जारी किया। इस सर्टिफिकेट में कुछ निम्नलिखित जानकारियाँ वगैरह शामिल होती हैं। जैसे कि वर्जन की बात करें तो इसमें एक्स 509 वर्जन के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है। सीरियल नंबर, यानी कि इसमें सीरियल नंबर भी होता है जो कि दूसरे सर्टिफिकेट से इसको अलग बनाता है। एल्गोरिदम इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, और जो इसे जारी करता है उसका भी यहाँ पर नाम होता है, जो अथॉरिटी यहाँ पर जारी करती है। और इसमें सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, अर्थात इस पर स्टार्ट डेट और एंड डेट भी होती है। सब्जेक्ट होती है, यानी कि इसका नाम होता है जिसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया, और सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशंस वगैरह होती है जो आइडेंटिटी से जुड़ी पब्लिक की होती है। कई सर्टिफिकेट जिन्हें लोग सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट कहते हैं, वास्तव में वे एक एक्स 509 सर्टिफिकेट होते हैं। इसके कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस वगैरह दी गई हैं, वो भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग वेब ब्राउज़र को इनक्रिप्ट और ऑथेंटिकेट करने के लिए एसएसएल या टीएलएस या एचटीटीपीएस में किया जाता है। सेकंड नंबर है एसएमआई प्रोटोकॉल के द्वारा ईमेल को इनक्रिप्ट और साइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कोड साइनिंग के लिए भी, और डॉक्यूमेंट साइनिंग, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आईडी होती हैं उनको यहाँ पर जारी करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। ये पूछा गया है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई दो एक्सेस कंट्रोल बायोमेट्रिक्स को समझाइए। आपको फिंगरप्रिंट, वॉइस पैटर्न्स या सिग्नेचर, और इन तीनों के बारे में आपको बेसिकली पता होगा, तो एक बार फिर बता देते हैं। फिंगरप्रिंट्स क्या होता है? फिंगरप्रिंट्स एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति का फिजियोलॉजिकल या व्यवहारिकल करैक्टरिस्टिक्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी मदद से हमारे साथ के फिंगरप्रिंट्स, आइज़ और आवाज़ जैसी चीज़ें होती हैं, उनको भी पहचाना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा को दोबारा नहीं बनाया जा सकता और ना ही उसे चुराया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस पैटर्न्स है, और वॉइस पैटर्न्स आपको पता होगा क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यूज़र द्वारा बोले गए वॉइस को आसानी से समझ सकता है और उसके अनुसार ही वह काम करता है। इसमें यह मशीन को कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि यह बोले गए शब्दों का मतलब समझकर और उसे ठीक से इंटरप्रेट कर उसकी ज़रूरी चीज़ें कर सके। वॉइस रिकॉग्निशन को स्पीच रिकॉग्निशन भी बोला जाता है, और यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और यह एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसमें ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड्स को इनपुट के जैसे मान लेता है और उन वर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, समझकर उसका एक्शन करता है। इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने के लिए या मोबाइल को कमांड देने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ बात करें, आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं, और इसका फुल पार्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, और इसके जो पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम में भेज